अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आज हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम 3-4 बातें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में रिकॉल कर लेते हैं। एक तो ये कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। डिफरेंट किस्म के ऑर्बिटॉल्स होते हैं जो डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के होते हैं, वो मिलते हैं और एक नए सेट ऑफ ऑर्बिटॉल्स बनाते हैं जो इक्विवेलेंट एनर्जी और शेप के होते हैं। इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन और ऑर्बिटॉल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटॉल। 3-4 बातें आप दोबारा रिकॉल कर लें कि एक हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में जितने भी ऑर्बिटॉल्स इन्वॉल्व होंगे, अगर टोटल 4 ऑर्बिटॉल्स हैं तो 4 ही बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर 3 इन्वॉल्व है तो 3 बनेंगे, 2 इन्वॉल्व है तो 2 बनेंगे। नेक्स्ट ये है कि हाइब्रिडाइजेशन का नाम इस बात पे होता है, इस बात पे हम रखा जाते हैं कि जो वो किन ऑर्बिटॉल से बना हुआ है, कितने ऑर्बिटॉल शामिल है हाइब्रिडाइजेशन में, और प्लस हर ऑर्बिट का नंबर कितना है। मिसाल के तौर पे आपने sp3 पढ़ी थी तो उसमें 1 s और 3 p शामिल थे तो नाम sp3 था। थर्ड ये कि हाइब्रिड ऑर्बिटॉल जिस कार्बन पे जैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो उस कार्बन की बॉन्डिंग, यानी वो कार्बन फर्दर जो मॉलिक्यूल बनाएगा उसमें कार्बन की बॉन्डिंग और उस कार्बन की का जो स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट करेगी। जिस कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन भी होगी sp3 sp2 sp, तो वो कार्बन जिस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा उसमें उसकी यही हाइब्रिडाइजेशन उस मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करेगी। फोर्थ आपका यह है कि ऑब्वियस कि जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उसके नतीजे में इक्विवेलेंट एनर्जी के और इक्विवेलेंट शेप के ऑर्बिटॉल्स बनेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और एक हमने sp3 के बारे में यही पढ़ा था कि ये वो हाइब्रिडाइजेशन है जो उन कार्बन्स पर होती है जो कि सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं। यानी कार्बन आपको पता है मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, जिनमें कार्बन चारों के चारों बॉन्ड्स सिंगल बनाता है, उनमें sp3 मौजूद है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, in order to explain the bonding in unsaturated compounds, 2 more modes of hybridization have been developed। यानी अभी जो हमने हाइब्रिडाइजेशन इससे पहले पढ़ी थी sp3, ये उन कंपाउंड्स में होती है जो सैचुरेटेड है। यानी सैचुरेटेड का मतलब है उसमें कार्बन जो है वो अपने तमाम बॉन्ड सिंगल बना रहे सारे एटम्स के साथ। ठीक है, अब कार्बन तो सैचुरेटेड, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी तो, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड भी तो होते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड भी मौजूद होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी मौजूद होता है और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद होता है। ना सिर्फ कार्बन टू कार्बन बल्कि किसी और एटम के साथ भी कार्बन बाज़ औक़ात डबल बॉन्ड भी बना रहा होता है, कार्बन बाज़ औक़ात ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो उस केस में क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हम एक्सप्लेन करने के लिए मज़ीद 2 मोड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, एक sp2 और एक sp। ये बात समझ आइए कि कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड तो नहीं बनाता ना, कार्बन अपने जैसे ही दूसरे कार्बन के साथ और कार्बन दूसरे एटम्स के साथ भी बाज़ औक़ात डबल बॉन्ड बनाता है और बाज़ औक़ात ट्रिपल बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, तो वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स बनाता है उनको हम कहते हैं दे आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू यही बात अब आप लाइन आप पढ़े, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी जिसमें कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, मजीद टू मोर मोड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हैव बीन डेवलप्ड। मजीद 2 मोड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बताए गए हैं, एक तो अभी हम पढ़ेंगे sp2 और दूसरा पढ़ेंगे sp। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं खुद ही बता देती हूँ कि जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा उस, यानी जिन कंपाउंड्स के अंदर, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन डबल बॉन्डेड मौजूद होगा उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होगी। और नेक्स्ट जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स बनाएगा, जिन कंपाउंड में भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। ठीक है, हम नेक्स्ट उस पढ़ लेते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड डबल बॉन्डेड भी होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ट्रिपल बॉन्डेड भी होते हैं। तो जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है उसका मोड sp2 होगा, और जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन का मोड जो है वो sp होगा। तो इसके लिए हम जो कंपाउंड्स देखें, जैसे मैंने आपको पहले ही आप बता दी थी ये बात कि जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होगी। तो आपको पता है कि वो हम सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें
जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, हम सिर्फ सिंपल की बात करते हैं। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन जो है ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, और जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है उनको हम कहते हैं ये अल्केन्स हैं। जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है हम ये कहते हैं ये अल्कीन है। और जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो हम ये कहते हैं अल्काइन है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि sp2 जो मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन उन कार्बन्स में मौजूद होता है कि जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा होता है, चाहे अपने जैसे कार्बन के साथ चाहे किसी और एटम के साथ। ठीक है, तो इस केस में हम एग्जांपल पढ़े हैं अल्कीन्स की। अल्कीन्स जैसा कि आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, ये वो तमाम कंपाउंड है जिसमें ये हाइड्रोकार्बन्स है, यानी कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड है। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वो हाइड्रोकार्बन्स है जिनमें कार्बन टू कार्बन कम से कम एक डबल बॉन्ड ज़रूर मौजूद होता है। ठीक है, तो हम अल्कीन को हम एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ेंगे टू स्टडी द sp2 मोड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये भी वो मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है कि जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो अल्कीन भी तो कोप की एग्जाम्पल को हम पढ़ सकते हैं ना sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है। ये अलग बात है, मैंने आपको बताया कि चाहे कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाए या किसी और दूसरे आइटम के साथ डबल बॉन्ड बनाए, उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होगी वो sp2 होगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम अल्कीन्स पढ़ते हैं। अल्कीन जी आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि अल्कीन वो होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, तो हम अल्कीन के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ताकि हम sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ें, क्योंकि इसमें भी जो है जो मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स कैन बी एक्सप्लेन बाय sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम अल्कीन्स का स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं, यानी वो तमाम हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है, तो हमें सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर हम इजीली पढ़ेंगे, एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम अल्कीन का स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हमें sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन समझ आ गई। ठीक है, इस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नाम होता है ना हाइब्रिडाइजेशन का, वो इस बेस पे होता है कि उसमें वो किस किस्म के हाइब्रिड ऑर्बिटॉल से मिलके बना हुआ है, और हर हाइब्रिड के वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो किस किस्म के ऑर्बिटॉल से मिलके बना है और हर ऑर्बिट का क्या नंबर है। मिसाल के तौर पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि एक s और 2 p आपस में मिले हैं। ठीक है, तो आपको पता है कार्बन में तो जो जैसा कि आपने पिछली भी पढ़ा है कि इनमें 2s ऑर्बिटॉल होते हैं ना, जो इस पूरे हाइब्रिडाइजेशन में शरीक होते हैं। तो इन दिस टाइप 1 2s and 2 2p ऑर्बिटॉल ऑफ कार्बन एटम आर मिक्स टुगेदर टू गिव 3 इक्विवेलेंट एंड कोप्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल। ठीक है, ये मैं आपको शुरू में जब मैंने आपको बताया, मैंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन का नाम इस चीज़ से हम डिड्यूस करते हैं इस बात पे कि वो उस हाइब्रिडाइजेशन में किस किस्म के ऑर्बिटॉल्स इन्वॉल्व हैं और उनका नंबर कैसा है। तो इसमें भी आपको पता है, इसका मतलब है sp2 का मतलब है एक s और 2 p आपस में मिले हैं, और टू गिव राइज 3 इक्विवेलेंट एंड कोप्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल 1 2s। जैसे कि अभी मैं आपको फिर पिछली आपको मैं दिखा देती हूँ, जो हमने पढ़ी थी एक्साइटेशन, उसमें हम पढ़ा था कि 2s का जो यानी सेकेंड शेल का जो s है, 2s का मतलब है कार्बन की सेकेंड शेल का s, और 2p का मतलब है कार्बन के सेकेंड शेल के 2 p ऑर्बिटॉल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ये मिक्स करते हैं, और जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल बनते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, यानी शेप भी एक जैसी होती है, एनर्जी भी एक जैसी होती है। एंड कोप्लेनर इस केस में इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटॉल्स होंगे वो एक ही प्लेन पर होंगे। वो उसकी मिसाल जैसे कि आप पंखा है, पंखे के 3 पर जो होते हैं वो डिफरेंट एंगल्स पे होते हैं, लेकिन वो आप होते एक ही प्लेन पे ना। तो कोप्लेनर का मतलब है कि तीनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल जो है वो होंगे एक ही प्लेन पर। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एक खसूसियत भी है। जैसा कि आपने sp3 में पढ़ा था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स थे वो एक प्लेन पे नहीं थे। ठीक है, लेकिन इस केस में जो हाइब्रिड ऑर्बिटॉल होंगे 3 होंगे वो एक प्लेन पर ही होंगे। ठीक है, मैं इस बात को भी एक्सप्लेन कर लेती हूँ, पिछला टॉपिक अगर पढ़ लूँ। ये देखें, ये आप अगर इधर देखें, ये कार्बन का 2s है, 2s 2p 2p1, तो आप ये देखें कि सेकंड शेल के ऑर्बिटॉल इन्वॉल्व है। यही बात मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको समझ आ सके। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। ईच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल इज डायरेक्ट। अच्छा, यही वाली बात मैं आपको इधर डायग्रामेटिकली भी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर लेती हूँ। देखिए,
ये एक है, ये 1s है और ये 2p है। अच्छा एक और बात है, ये 1s और 2p है, इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये भी मैं इधर बता देती हूँ, ये क्योंकि आगे जाके भी बात फिर मसला बनेगी। देखिए ये जो 1s 2s1 2px1 2py1 2pz1 इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसी तरह आप ये जो हाइब्रिडाइजेशन तो हो गई है, लेकिन ये कहने का मकसद ये है कि ये 1s 2p बन रहे हैं, ये मिक्सिंग तो हो रही है, लेकिन एक बात भी जहन में रखें कि इन सब के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, इसमें 1s मिला है और 2p मिले हैं, और इसके नतीजे दिस मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी कॉल्ड sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और इसके नतीजे में 3 हाइब्रिडाइज, और इसको हम sp2 कहेंगे। इसके नतीजे में इसको हम sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। इसके नतीजे में हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल बनेंगे, और हमने जैसे कहा था कि ये सेम शेप और सेम एनर्जी के होंगे, तो ये देखें 1 2 3 3 किस्म के हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स बने हैं। ठीक है, अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटॉल की क्वालिटी ये है कि ये सेम शेप के होंगे और सेम एनर्जी के होंगे। जैसे कि आप देखिए एक लोब इसकी छोटी है, एक बड़ी है। ठीक है, और ये तीनों एक एनर्जी के होंगे और एक शेप के होंगे। और इसमें sp2 मोड में एक और बात भी है कि ये तीनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटॉल होंगे एक ही प्लेन पे, डिफरेंट एंगल पे होंगे और एक ही प्लेन पे होंगे। तो इस देखो इधर आपको तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल को अलग-अलग करके दिखाया गया है। नेक्स्ट डायग्राम में आपको तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटॉल एक इकट्ठा करके दिखाया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसकी छोटी लोब नहीं इंडिकेट करते। तो इसमें आप ये देखें, ये वाला, ये देखिए जो ऑर्बिटॉल इधर मौजूद था, ये वाला जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये इधर मौजूद है, जो इधर मौजूद था ये इधर मौजूद किया हुआ है, और जो इधर मौजूद था ये इधर दिखाया गया है। अच्छा, इन तीन हाइब्रिड ऑर्बिटॉल, ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटॉल एक जगह इकट्ठा करके दिखाए गए हैं। ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल एक ही प्लेन पर मौजूद होंगे। ठीक है, फर्दर इन तीनों के दरमियान एंगल 120 डिग्री का होगा, एक ही प्लेन पर मौजूद होंगे, इसी को इसलिए हम कहते हैं कोप्लेनर, और ये इनके दरमियान एंगल जो है वो 120 डिग्री का होगा। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, और पिछली sp3 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में जिस कार्बन एटम के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई थी, हमने उसको कहा था ये टेट्राहेड्रॉन है। इस मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में जिस कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी उसके ऑर्बिटॉल sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, हम कहेंगे कि ये कार्बन जो है ये ट्राइगोन है। ठीक है, अब हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। ईच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल इज डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल टू इट्स 3 कॉर्नर्स। ये आप इस तरह समझ लें, ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल जब हमने इकट्ठा करके लिखे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये तीनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये तीनों मिलकर ऐसा लगेगा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। और और उसके सेंटर से उसके कॉर्नर इज डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इट्स ये जो पॉइंट जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर होगा। ठीक है, और ये जो निकल रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटॉल, ये उसके कॉर्नर्स होंगे। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स बराबर होते हैं। तो जब हम तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटॉल को एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तीनों मिलके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले ही पता है आपको कि वो होती है जिसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स बराबर होते हैं, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल ऐसा लगेगा कि वो सेंटर से कॉर्नर्स की तरफ निकल रहे हैं। ठीक है, द बॉन्ड एंगल बिटवीन एनी 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल इज 120। किसी के दरमियान भी 120 होगा। ठीक है, इन तीनों के दरमियान 120 का एंगल होगा। अच्छा, बात यह कि इसमें तो एक s और 2p शामिल हुए, एक p तो रह गया जो जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। जो अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटॉल है वो परपेंडिकुलर रहेगा इस ट्रायंगल पे। यानी आपको पहले बता दिया कि ये तीनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल एक प्लेन बनाएंगे, एक प्लेन में होंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है ना, वो एक ही प्लेन में होती है। तो ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटॉल एक प्लेन पर होंगे, लेकिन उनके दरमियान फासला 120 डिग्री का होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इस हाइब्रिडाइजेशन में एक 2pz ऑर्बिटॉल ने हिस्सा नहीं लिया, तो ये तीनों एक प्लेन में होंगे ना। इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटॉल के 90 डिग्री पर, यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर एक अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटॉल होगा प्रेजेंट। ठीक है, इसको मैं इस तरह भी बता देती हूँ, जैसे नेक्स्ट डायग्राम है इसमें आप देख लें। ये 3 इधर थे, इसकी ये देखिए 90 डिग्री पे जो अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटॉल है, इसकी दोनों लोब्स बड़ी हैं। इधर भी देखें,
इसके ऊपर एक लोब आ रही है, नीचे भी। तो जो अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटॉल है, ये जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, इसकी दोनों लोब्स बड़ी होंगी। देखिए ये तीनों, ये जो 1 2 3 ये तीनों थे हाइब्रिड ऑर्बिटॉल, ये एक प्लेन पे मौजूद थे, एक ही प्लेन पे मौजूद थे। देखिए जैसे एक प्लेट होती है वो एक प्लेन पे मौजूद होती है ना, अब आप कोई चीज़ उस प्लेट के 90 डिग्री पे रख दें तो पूरी प्लेट की 90 डिग्री पे मौजूद होगी ना। तो ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल है, ये इन तीनों हाइब्रिड sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल के 90 डिग्री पर मौजूद होगा। अच्छा, एक और बात भी आप जहन में रखें, इस अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटॉल के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके पास भी एक, इस sp2 हाइब्रिडाइज के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी, यानी तीनों sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। इसी तरह जो अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटॉल होगा उसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सब के पास मौजूद होगा, तभी तो ये सारे बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये बॉन्ड बनाएंगे ना। अब हम फर्दर पढ़ते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ ईथीन मॉलिक्यूल। ईथीन क्या है? अल्कीन की ही एग्जाम्पल है। अल्कीन, हमने कहा था ना, अल्कीन्स के अंदर जो अल्कीन के जो कार्बन एटम्स होते हैं, इसके अंदर होती है sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अल्कीन का जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल, जो सबसे छोटा यूनिट होता है, वो होता है ईथीन। ईथीन 2 कार्बन पे मुश्तमिल होता है। जैसे आपको पता है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन एटम्स का होना तो लाजमी होता है ना। तो ईथीन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट किस्म का अल्कीन है। अल्कीन के अंदर भी sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, और अल्कीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो ईथीन है। ईथीन, क्योंकि रिक्वायरमेंट इस ग्रुप में ये होती है, एक मतलब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, जिसके लिए 2 कार्बन एटम्स का मौजूद होना लाजमी है। ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ ईथीन मॉलिक्यूल 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑफ ईच कार्बन एटम ओवरलैप। अच्छा, इसको अब मैं इसका बता देती हूँ, ईथीन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। 2 कार्बन एटम है, जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, जहाँ पे डॉट से, ब्लैक डॉट से इंडिकेट कर रहे हैं, ये वाला, ये ईथीन के अंदर आप इस तरह कर ले, 2 ट्राइगॉन्स मौजूद होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस कार्बन के ऊपर sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी उसको हम ट्राइगॉन कहेंगे। ठीक है, इसके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल होंगे और एक अनपेयर्ड p ऑर्बिटॉल भी मौजूद होगा। तो इस ईथीन में क्या होता है, 2 कार्बन होते हैं ना, ईथीन के दोनों कार्बन जो होंगे उसके ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। हर कार्बन एटम ईथीन का कहलाएगा ट्राइगॉन। ठीक है, 1 2 3, इसका एक कार्बन के पास भी 3 sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, दूसरे कार्बन के ऊपर भी 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल मौजूद होंगे। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल जो होगा, हर एक के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो क्या होगा, ये जो है, ये एक कार्बन एटम हो गया ईथीन का, और ये एक कार्बन एटम हो गया, ये जहाँ मैं पॉइंट आउट करूँ यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ठीक है, इस कार्बन एटम के पास भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल है, ये और इसके पास भी 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल है, ये और ये। तो ये वाला कार्बन अच्छा, और इन सब के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ठीक है, इसी तरह हर जो इथीन का कार्बन है, इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटॉल मौजूद है। यानी देखिए इसके पास जो ऊपर और नीचे वाली लोब है, ये अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटॉल है, इधर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस वाले कार्बन के पास भी अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटॉल मौजूद है, और इधर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये वाला कार्बन एटम इस वाले एटम का जो इस वाले कार्बन एटम का जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल है, वो दूसरे वाले कार्बन एटम के sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल के ऊपर ओवरलैप करता है, और इस ओवरलैप को हम कहेंगे sp2 सिग्मा ओवरलैप। क्योंकि ये भी sp2 था, ये भी sp2 था, इन दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन था और उन्होंने ओवरलैपिंग की है, और ये हम कहेंगे, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैप है, यानी एक ऑर्बिटॉल के ऊपर दूसरा ऑर्बिटॉल आके बैठा है, तो इसको हम कहेंगे हेड ऑन ओवरलैप। इस कार्बन एटम के पास भी sp2 था, इसके पास भी sp2 था, इसके पास भी। तो हर कार्बन के फर्दर जो 2 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल रह गए थे, इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था ना, तो इसने भी एक हाइड्रोजन के 1s के साथ सिग्मा ओवरलैपिंग की है। इसे हम कहेंगे sp2s सिग्मा ओवरलैपिंग। क्यों? क्योंकि ये वाला sp2 था, हाइड्रोजन का ऑर्बिटॉल था, वो s था, इसको हम कहेंगे sp2s सिग्मा ओवरलैपिंग। ये भी हेड ऑन ओवरलैपिंग थी, दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी sp2s सिग्मा ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, इसी तरह ये वाला कार्बन भी दूसरे हाइड्रोजन के 1s के साथ sp2s सिग्मा ओवरलैपिंग करेगा, ये वाला भी दूसरे के साथ sp2s सिग्मा ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है,
हो गया। इस तरह देखें कि इस पूरे इथीन मॉलिक्यूल के अंदर कुल मिला के 5 सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे। एक ये वाला जो दो ट्राइगोनल कार्बन के दरमियान बना है, जो दो कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना था, इसको हम कहेंगे sp2s सिग्मा बॉन्ड। और जो हर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, ऑल्दो इस sp2s सिग्मा है। इस तरह इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाए, इसे sp2s सिग्मा ओवरलैप कहेंगे। तो कुल मिला के 5 बॉन्ड्स बन गए हैं। इथीन मॉलिक्यूल के अंदर कुल मिला के 5 सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। सिंगल और सिग्मा एक ही चीज़ होती है। कुल मिला के इथीन के अंदर 5 सिंगल या सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। तो ये जो है ये कहलाएगा सिग्मा फ्रेमवर्क। सिग्मा फ्रेमवर्क जैसे हमारे अंदर एक हड्डियों का ढांचा है ना, जो बहुत मजबूत है, जिसको हम स्केलेटन कहते हैं, वो हमारे पूरे जिस्म को सपोर्ट करता है। इसी तरह ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये बहुत ही मजबूत किस्म का बॉन्ड होता है। तो ये जो आपको देखें इस नेक्स्ट सेकंड डायग्राम में, ये सिग्मा फ्रेमवर्क दिखाया गया है। सिग्मा बॉन्ड को आपको पता है ना, एक सिंगल लाइन से डोनेट करते हैं। ये देखिए, ये एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, इसी तरह एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड, कुल 5 सिग्मा बॉन्ड्स है। और ये मिला के सिग्मा फ्रेमवर्क बनाएगा इथीन का। ये यानी ये सिग्मा फ्रेमवर्क जो होता है, जैसे हमारे अंदर एक बोनी फ्रेमवर्क है जो हमारे जिस्म को सपोर्ट करता है, इस तरह इथीन मॉलिक्यूल के अंदर एक सिग्मा फ्रेमवर्क है जो इथीन मॉलिक्यूल को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये हो गया। अब व्हाट अबाउट द अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल? आपको पता है ना, इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल था, इसके पास भी। तो ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल और इस कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल अब आमने सामने है। ये ओवरलैप नहीं कर रहा, ये हेड ऑन ओवरलैप नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर कभी भी ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता। पर ये जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है, ये एक दूसरे के ऊपर पैरेलल ओवरलैप करेंगे, यानी आमने सामने आके ओवरलैपिंग करेंगे। तो ये ओवरलैपिंग इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसे एक वीक बॉन्ड डिक्लेयर करेंगे, जिसे कहेंगे पाई बॉन्ड। तो ये वाला इस वाले 2pz के ऊपर भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल मौजूद है, इस वाले के पास भी अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल मौजूद है। तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या कहेंगे कि पैरेलल ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो इस पैरेलल ओवरलैप की वजह से एक पाई बॉन्ड मौजूद बनेगा। ठीक है, आप पाई बॉन्ड आपको पता है, क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैप की वजह से नहीं बना होता, ये एक वीक बॉन्ड है। तो आप नेक्स्ट डायग्राम देखिए, इसमें आपको बड़ी क्लियर कट नज़र आ रहा होगा कि दिस इज़ द सिग्मा फ्रेमवर्क। ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला, लेकिन ये पाई बॉन्ड है। अब ये पाई बॉन्ड जो है, ये इसका जो बादल है, इसमें ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस सिग्मा फ्रेमवर्क के ऊपर है या नीचे है। जबकि आपको पता है ना, सिग्मा जो डेंसिटी होती है वो एटम्स के करीब इर्द गिर्द होती है, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या तो इसका क्लाउड ऊपर है या नीचे, यानी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग द पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो चूंकि ऊपर और नीचे इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। बहरहाल ये आपने पढ़ लिया। तो मैंने आपको ये बात फर्स्ट ईयर में भी बताई थी कि डबल बॉन्ड तभी, जो पाई बॉन्ड क्या होता है, वो जो नेक्स्ट बॉन्ड होता है, यानी डबल बॉन्ड होता है, जो दूसरा बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड तभी बनता है जब ऑलरेडी 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। तो आप ज़रा ये देख लें कि इन 2 कार्बन के दरमियान पहले ही सिग्मा बॉन्ड मौजूद था, तब इनके दरमियान पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड को बनने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसी को हम कहेंगे, तो यही जो 2 कार्बन एटम है, इनके दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड भी मौजूद है, इन दोनों एटम के दरमियान एक पाई बॉन्ड भी मौजूद है। ये बात समझ आई? ये जो 2 आपको कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं, इनके दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड भी मौजूद है और इनके दरमियान एक पाई बॉन्ड भी मौजूद है। तो हम जब स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, तो इसको भी हम ये देखें, ये CH बॉन्ड होगा, ये CH बॉन्ड होगा, ये CH, ये पहला, आपको पता है पहला बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा, और जो डबल बॉन्ड इंडिकेट करते हैं, तो उसमें जो सेकंड बॉन्ड हम इंडिकेट करते हैं वो पाई बॉन्ड होता है। तो ये अब आई होप आपको इथीन का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। ये जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हम दिखाते हैं ना, तो ये पहला बॉन्ड सिग्मा होता है और ये दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये अब यही बात मैं आपको दोबारा इधर समझाती हूँ, आपकी जैसे बुक की लैंग्वेज है उसमें बताती हूँ। इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 3sp2 ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम overlap separately with sp2 orbital of another carbon and 1s orbital of 2 hydrogen atoms to form 3s bond. 3, I think इधर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। This give rise to what is called the
सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। सिग्मा फ्रेमवर्क में मैंने अभी आपको काउंट करके बताया था, हर कार्बन जो है ना, देखिए इसका हर कार्बन, जैसे मैंने आपको बताया, इस हर कार्बन जो है ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3। ये वाला कार्बन भी 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3। लेकिन टोटल इथीन के अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, 1 2 3 4 5, और इसको हम कहेंगे सिग्मा फ्रेमवर्क। तो यही बात मैं आपको बता देती हूँ। दिस गिव राइज टू व्हाट इज कॉल्ड सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम will then overlap in a parallel fashion to form a pi bond। तो ये जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मैं थोड़ी देर बाद आपको sp भी बताती हूँ।